एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। हम यहाँ पर आज किसके लिए आए हैं? प्रैक्टिस सेट के लिए। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है? आज तक आपने इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर देखा है वो स्कूल लेवल पे देखा। स्कूल लेवल पे आप लोगों को पता है कि टीचर जो है वो अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, उनके पास में ये प्रिविलेज होता है, उनके पास में मतलब ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके पास में एक अलग ही तरीके का एक पावर है ना, कि उनको मन में आया कि उन्होंने जो चैप्टर्स करवाए हैं वो वाले चैप्टर्स दे दिए, या फिर ग्रामर में से ये दे दिया, कुछ क्वेश्चन है तो वो उस पैटर्न में देख लिए। तो ये क्या होता है, टीचर अपने हिसाब से उसको तोड़ मड़ोड़ के मोल्ड करके तुम्हारे सामने पेश कर सकता है। लेकिन अब ये जो फाउंडेशन ईयर्स हैं तुम्हारे, यानी ये जो नींव के साल है तुम्हारे, यहाँ पे तुम्हें क्लास के अकॉर्डिंग नहीं बोर्ड के अकॉर्डिंग सोच बनानी है। यानी कि तुम अभी क्लास 9th में हो माना, लेकिन ग्रेड 9th में होने के बावजूद भी तुम्हें दिमाग किसका यूज करना है कि हम जब 10th में जाएंगे तो 10th में कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, और उसी की तैयारी मैं आज तुम्हें यहाँ पे 9th वाले के हिसाब से करवा रही हूं। देखो, क्वेश्चन पेपर चाहे आप लोगों के इस तरीके से आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, लेकिन आपको इतना तो पता है कि क्वेश्चन पेपर में आता क्या क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूं पहले आपको कि क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चा? 4 पार्ट्स होते हैं। तो देखो, इंग्लिश है, इंग्लिश की जब हम बात करेंगे तो इंग्लिश की बात करते हैं तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको? 4 कौन कौन से हैं? देखो ध्यान से। अरे मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, पहली दफा आए हैं, तो मेरा नाम है पूजा शर्मा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पेपर बन के आता है। वो कैसा होता है, कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर के आते हैं, और हमें कैसे अटेंड करना है, आंसर कैसे देना है, और बहुत सारी चीजें आज के सेशन में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, मैं आपको बताऊंगी। और शेयर करने से बात याद आई कि अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा है तो पहले वो काम करो। देखो, मैं आते ही क्योंकि मेरे दिमाग में था बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को खट 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 ये सारी चीजें समझानी है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैंने फटाफट से वो किया। अब आप भी आ गए हो और आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक और शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना। देखो, ये जो क्लास है डेफिनेटली आपको हो सकता है मैं मतलब कि आपको सिर्फ डेडिकेशन के साथ में सब इंफॉर्मेशन दूं, सारी जो चीजें मैं जानती हूं वही दूं, तो आपको ध्यान से सुनना है, सारी चीजें ध्यान से सुनो, है ना। पहली दफा भी हो सकती है आपके लिए ये सारी चीजें कि भाई मुझे पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या, या इस तरीके से सेक्शन में डिवाइडेड होता है क्या। हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल 0 से लेकर के समझाऊंगी कि आपको क्लास 10th में 0 से लेकर समझाऊंगी क्लास 10th में बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। आप बस ट्रस्ट रखो हम पे, है ना। तो देखो, इंग्लिश की बात करते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश को पढ़ते वक्त हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिटरेचर, है ना, लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर का मतलब क्या हुआ मैं बता देती हूँ। लिटरेचर का मतलब हुआ आपकी किताब, जो आप किताब पढ़ते हैं, जो आप बुक पढ़ते हो, जिसे आप रीडर कहते हो, उसे हम लिटरेचर कहते हैं। तो चलो वोकैबुलरी भी सीख लो, क्योंकि आगे भी पढ़ना तो मुझसे ही है। तो मैं जब बार बार लिटरेचर लिटरेचर कहूंगी तो तुम ये मत सोचना, सर मत खुजाना, ये लिटरेचर क्या है। लिटरेचर मतलब आपकी जो किताबें हैं, इंग्लिश में 2 किताब चल रही है जैसे अभी आपके पास में, है ना, बिहाइव और दूसरी वाली, उसी तरीके से आपकी 10th में भी दूसरी आएंगी, तो लिटरेचर को बेसिकली कहते हैं। अच्छा, लिटरेचर आया तो 2 वर्ड्स और बता देती हूँ। लिटरेचर में मैं बार बार 2 शब्दों का प्रयोग करूंगी, एक होता है प्रोज और एक होता है पोएट्री। ओके, तो प्रोज और पोएट्री में क्या डिफरेंस है बेटा? प्रोज और पोएट्री, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, गद्यांश और पद्यांश, गद्य और पद्य भाग होता है ना। तो प्रोज में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, स्टोरीज जो होती है, और पोएट्री वो जो होती है जिसमें पोएम्स आती हैं। तो ये जो प्रोज वाला पार्ट है ये क्या होता है, लॉन्ग पार्ट होता है, लंबा स्टोरीज हो गया किसी के बारे में, है ना, जैसे आइंस्टाइन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोज। पोएट्री में आपको पोएम्स मिलती है, छोटी छोटी सी पोएम्स भी मिल सकती है, कुछ कुछ थोड़ी लंबी भी मिल सकती है। आ गया समझ में? तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हमने जब ये पहला पार्ट समझ लिया, दूसरा पार्ट समझो। दूसरा हम आते हैं लिटरेचर के बाद में आपके पास में आता है राइटिंग और ग्रामर। हालांकि मैं राइटिंग और ग्रामर को अलग अलग पढ़ाती हूं, है ना, और आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा तो बोर्ड में राइटिंग और ग्रामर का एक ही पार्ट आ जाता है। ठीक है, अलग अलग भी देता है, तो ये बोर्ड के हिसाब से तो मैं आपको राइटिंग और ग्रामर दोनों बता देती हूँ। राइटिंग मतलब क्या होता है? राइटिंग मतलब वो सारी पार्ट जिसमें तुम लोग लिखते हो। क्या लिखते हो? जैसे ऐसे लिख दिया, स्टोरी लिख दिया, है ना,
नोटिस राइटिंग आ रहा है, डायलॉग राइटिंग आ रहा है, डायरी एंट्री आ रही है, तो ये जो सारे पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ है, आर्टिकल राइटिंग है, कुछ भी, वो किस में आता है बेटा? राइटिंग पार्ट में आता है ना। लेटर हुआ, ये सारी चीजें इसमें आएंगी तुम्हारे राइटिंग में। ग्रामर में, ग्रामर इंग्लिश का कोर पार्ट, यानी इंग्लिश को समझने के लिए ग्रामर आना जरूरी नहीं है, ये बोला जाता है, बट मैं मानती हूं कि ग्रामर आना जरूरी है। आप ग्रामर को समझ लो तो आपको इंग्लिश बखूबी से समझ आ जाती है। तो ग्रामर में तुम्हारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आप लोगों के अगर मैं बात करूं, टेंस आ जाता है, आपके डिटर्मिनर्स आ जाता है, प्रेपोजिशंस आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है, रिपोर्टेड स्पीच आ जाती है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो वो ग्रामर में आ जाते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट होता है बेटा रीडिंग। हालांकि ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, तो मैं इसको इरेज करके सबसे ऊपर ले जाती हूँ, है ना, इनको भी इरेज कर देती हूँ और मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे रीडिंग वाला पार्ट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीडिंग वाला पार्ट आएगा। और रीडिंग क्या होता है? रीडिंग मतलब जो तुम अनसीन पैसेज और सीन पैसेजेस देखते हो। कौन सा? रीडिंग मतलब जिसे आप क्या कहते हो? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा देखो, ये वर्ड्स याद रखो, तुमने आज तक पढ़ाई करी है, इंग्लिश की बुक पढ़ा है, उसमें तुम लोग देखते हो कॉम्प्रीहेंशन चेक आता है, कुछ पैराग्राफ दे दिया होता है, एक स्टोरी है, अपना एक चैप्टर पढ़ा आपने, उस लेसन के बाद में तुमने देखा कि उसके नीचे लिखा होता है कॉम्प्रीहेंशन चेक, यानी जितना पढ़ा है उसमें से तुमने कितना याद किया और तुम्हें क्या समझ आया, तुम क्या आंसर्स देने होते हैं, वही कॉम्प्रीहेंशन चेक है, जिसे आप क्या कहते हो? जो ये अनसीन पैसेज है, ये अनसीन पैसेज आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ये अनसीन पैसेज। अब बताया तुम्हें, ये रीडिंग के 20 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर? कम से कम 20 नंबर के मिलते हैं। सीबीएसई 22 नंबर के क्वेश्चंस पूछता है। तो पहला रीडिंग हो गया। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बता दिया? दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं राइटिंग पार्ट की, है ना, राइटिंग हो गया। तीसरा हमने बात कर ली जैसे ग्रामर की, और चौथा हो गया तुम्हारा लिटरेचर। ठीक है, अभी हमने ये पूरा पार्ट कर लिया, ये हो गया तुम्हारा लिटरेचर। ऐसे ही सेक्शंस आते हैं, ये 4 मैंने यहाँ पे बता दिए। अब इनमें क्या होता है? सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, है ना। तो क्या होगा? सेक्शन ए में आपको पूछ लिया जाता है रीडिंग को लेकर के, यानी अनसीन पैसेज दे दिया जाता है। सेक्शन जो बी होता है जनरली, उसके अंदर तुम्हारे पास में आ जाता है ग्रामर वाला पार्ट। क्या आता है? ग्रामर वाला पार्ट आ जाता है। कहीं कहीं किसी किसी बोर्ड में बी और बी में ही आपको ग्रामर और राइटिंग दे देते हैं, है ना। नहीं तो कुछ कुछ में सेक्शन सी अलग से आ जाता है, उसमें आता है तुम्हारे लिटरेचर का पार्ट, और सेक्शन डी दिया होता है किसी किसी में, किसी किसी बोर्ड में, और वो हो जाता है तुम्हारा राइटिंग वाला पार्ट। ठीक है, ज्यादातर आप देखोगे कि ग्रामर और राइटिंग एक ही में दे दिया जाता है, ज्यादातर बोर्ड्स में। अब देखो आप लोगों को क्या समझना है, ये तो हो गया कच्चा चिट्ठा। मैं क्यों समझा रही हूं तुम्हें ये? क्योंकि बच्चों तुम्हें अब इस सोच के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, इस सोच के अकॉर्डिंग। हाँ देखो, रीडिंग पार्ट यानी कि जो सीन पैसेजेस है, सेक्शन ए है, उसे तुम्हें 20 नंबर्स पूरे मिलेंगे। उन 20 नंबर को पूरा लाना है तुम्हें, तो तुम्हें पता चल गया इसके तो तुम्हें 20 नंबर मिलने ही मिलने हैं। पर तुम्हें ये नहीं पता था ना कि आज तक नंबर क्या डिवाइडेड है, ये आज मैं पूरा बता देती हूँ। ठीक है, फिर लिटरेचर पार्ट होता है तुम्हारा। उस लिटरेचर पार्ट में तुम्हें 40 नंबर के क्वेश्चन पूरे मिलते हैं, 40 नंबर के मिनिमम क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं। तो 20 और 40 कितने हो गए? 60 हो गए। उसके बाद में बचता है 20, तो 10 नंबर का ग्रामर आ जाता है, और अराउंड 10-15 नंबर की तुमको ये सेक्शन आ जाता है। तो 80 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। 20 नंबर तुम्हारे इंटरनल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 80 मार्क्स का। ये जो 80 मार्क्स है, ये तुम कैसे ग्रैब करोगे, कैसे पाओगे? अब देखते हैं उसको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने तुम्हें पूरा कच्चा चिट्ठा समझा दिया, जिसे भी नहीं समझ में था कि इंग्लिश क्या होती है, कैसे होती है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, वो पूरा सामने आ चुका है। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे हम सेट के साथ में। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लाई हूं मैं आज तुम्हारे लिए, और तुम्हें सिर्फ सुनना है, मुझे सिर्फ सुनना है कि क्या करना होता है। तुम्हें आता होगा, मैं मानती हूं तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है कि तुम अपनी क्लास में टॉपर हो, सब पता है ऐसा, और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी जाकर के तुम टॉप करोगे। लेकिन कई बारी क्या होता है, आपको एक बार टीचर को सुनना चाहिए होता है। जैसे अभी सुना तो कुछ नई चीजें पता चली, तो टीचर को सुनो तुम कि टीचर तुम्हें क्या बताना चाहती है, टीचर क्या चाहती है कि तुम किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को देखो, बस ये ध्यान रखना। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार लाइक कर दो फटाफट से, और शेयर भी कर दो सबके साथ में, दोस्तों के भी बता दो। देखो हमको पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाया गया है यहाँ पे कि कैसा पेपर आता है। ये स्टार्ट
स्टार्ट करने वाले हैं हम यहाँ पे सेक्शन ए, और सेक्शन ए मैंने जैसे क्या बोला, रीडिंग का है आपका। किसका है? रीडिंग पार्ट का। रीडिंग मतलब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना। देखो आज मैं पहला बोनस टिप बताती हूं तुम्हें, जो मैं लाइफ में खुद यूज करती हूँ, बच्चों को भी बताती हूँ, और तुम शायद 10th में आते मेरे पास में तो 10th में बताती, लेकिन 9th में बता रही हूं। तो सोचो आज से तुम्हें ये सोच बढ़ानी है कि हमेशा अगर आपको पैसेज दिया है तो एक बार, पहली दफा तुम कर रहे हो पैसेज का प्रैक्टिस, तो एक बार पूरा पैसेज पढ़ो, लेकिन डिटेल में मत पढ़ो। डिटेल में मत पढ़ के स्किमिंग करो। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? खट 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 पढ़ लिया। जैसे हिंदी में क्या होता है, हम मैं है और ये जो होते हैं ना, ये पार्ट नहीं पढ़ते, हम सब शब्दों को देख के समझ जाते हैं। वैसे प्रैक्टिस करना शुरू करो कि एक बार पैसेज को पढ़ा, लेकिन डिटेल में हर शब्द का मीनिंग निकालने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसको पढ़ो। ऊपरी तौर पे पढ़ते हैं ना, फट 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 फट, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, बस हो गया। तो पहली बार अगर आप पैसेज कर रहे हैं तो पहले ये पढ़ेंगे, लेकिन आपने पैसेज बहुत बार किया हुआ है ना, तो आपको पैसेज के क्वेश्चंस देख लेने हैं। क्या कर लेना है? क्वेश्चंस देख लेना है। तो आज मैं कैसे पढ़ाऊंगी, पहले फटाफट से हम लोग ये रीड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है तुम्हारा पैसेज, यहाँ से क्या कहता है? रॉबिन्सन क्रूसो लिव्ड ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट। समझ में आ गया? रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो कहाँ रहते थे? वो फॉरेस्ट में रहते थे और अकेले रहते थे, ठीक है। फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, क्रूसो डिड नॉट सी एनीवन ऑन द आइलैंड। जो वो फॉरेस्ट में रहते थे, उस आइलैंड, आइलैंड मतलब क्या होता है? जो जगह चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो वहां पे उन्होंने किसी को नहीं देखा था। ही डिड नॉट सी एनीवन ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे कोई दिखाई नहीं दिया उनको। चलिए मूविंग अहेड, देन वन डे ही सॉ सम, उन्होंने एक दिन क्या देखा? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। उन्होंने एक दिन क्या देखा? उन्होंने देखा दैट वन डे ही सॉ सम वाइल्ड मैन। उन्होंने क्या देखा? कुछ वाइल्ड मैन मतलब जंगली आदमी जैसे होते हैं, वो आ गए। एंजॉयिंग अ फीस्ट एंड डांसिंग अराउंड द फायर। अब फीस्ट क्या होता है ना? फेस्ट जिसे बोलते हो तुम लोग, ये क्या होता है बेसिकली समझना। देखो प्रतिभोज जिसे कहा जाता है, यानी कि आप इंजॉय करते हो, जब आप पार्टी मूड में होते हो, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड डांसिंग अराउंड द फायर, यानी कि बीच में तुमने लगा दिया। तप करते हो ना तुम सर्दियों में, तप करते तो हम क्या करते? बीच में लगा दिया और चारों तरफ बस डांस करते रहते हैं, तो वो चल रहा है। बॉन फायर जिसे कहा जाता है। ही ऑल्सो सॉ टू प्रिजनर्स, उन्होंने दो प्रिजनर्स को भी देखा। प्रिजनर मतलब कौन होते हैं? जो जेल के कैदी है। तो उन्होंने क्या देखा? जेल के कैदी जो हैं उन्हें देखा। दो प्रिजनर्स थे, जेल के कैदी भी थे उनके साथ में। वन ऑफ हुम रैन अवे फॉर हिज लाइफ, उसमें से एक जना, वन ऑफ हुम मतलब उनमें से एक जना फटाफट से अपनी जान को बचाने के लिए भाग निकला। टू ऑफ द मैन चेस्ड, चेस करना मतलब पीछा किया, पीछा करा, है ना। एंड एज फास्ट एज दे कुड, और इतने तेज भागे जितने तेज वो भाग सकते थे, टू कैच हिम, ताकि उसे पकड़ लिया जाए। सीइंग दिस क्रूजो फायर्ड हिज गन, ऐसा देख के क्रूजो ने क्या किया? फायर कर दिया, गन चला दी, बंदूकें चला दी। क्या किया उन्होंने क्या किया? क्रूसो ने उनको फायर कर दिया। क्या फायर किया है? गन चला दी है, ठीक है। एंड फ्राइटेंड करना मतलब क्या देना? धमकी देना, डराना, उसके लिए फ्राइटन करना कहा जाता है। फ्राइटन करना, धमकी देना या डराना, बेसिकली मोर ओवर हम क्या मानते हैं? फ्राइटन करना मतलब डराना, उसको डरा दिया, ठीक है। द प्रिजनर हु वाज नाउ लेफ्ट अलोन केम अप टू क्रूजो, जो एक प्रिजनर, एक कैदी था, दो कैदी भागे थे, उसमें से एक जो कैदी था, वो एक कैदी क्या हुआ? वो क्या करा? वो लेफ्ट अलोन, वहां पे उसे छोड़ के भाग गए, क्योंकि गन की आवाज आई थी, और गन की आवाज आते ही क्या हो गया? क्रूसो जो है उसने गोली चला दी थी, तो गन की आवाज आई, सब भाग गए, और अकेला एक कैदी रह गया था, ठीक है। एंड ही ट्राई टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प, और वो चाहता था कि मैं धन्यवाद बोल दूं कि भाई अभी मैं ना थैंक यू बोलता हूं, आपने मेरी जान बचा ली है, ठीक है। आगे क्या आता है? क्रूसो टुक हिम होम एंड कॉल्ड हिम फ्राइडे। क्रूसो उसको कहां ले गए? क्रूसो उसको घर ले गए। किसे? प्रिजनर को, जिसको उसने बचा लिया था, जो रह गया था। बचाया तो था बट वो रह भी गया था, बाकी सब तो भाग निकले, लेकिन वो वहीं पे रुक गया था। और उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा फ्राइडे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसको कहां मिला था? फ्राइडे के दिन मिला। आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोगों का नाम जनरली जब हम बात करते हैं जो फॉरेन कंट्रीज है, उनमें आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों का नाम ऐसा होता है, नॉर्थ, वेस्ट, या फिर जॉर्जिया, है ना,
वर्जीनिया, तो ये क्या होता है, ये कंट्री के नेम है या वहां का कोई स्टेट है उसका नेम है, या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दे दिया, किसी को नाम को दे दिया, तो ये ऐसे नेम रखते हैं, है ना, जो जिस दिन मिल गया उस दिन उसका नाम रख दिया, ज्यादा सोचते नहीं है वो लोग इतना टिपिकल। जो इंडियन है वो बहुत सोचते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन जो है अपने इंडियन माइथोलॉजी को लेकर के, यानी जो हमारे पौराणिक जो सारी चीजें हैं उनमें जाकर के हम शब्दों को ढूंढते हैं और उन शब्दों को आजकल ज्यादा यूज करते हैं, है ना। आजकल बच्चों के नाम देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट नेम रखने लग गए, हम पुराने जो लोगों के नाम है उन्हीं को वापस भी लाने लग गए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, सो द मैन एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू सर्व, और उसने बताई इच्छा बताई, उसने क्या इच्छा जताई कि मैं आपको क्रूसो, मैं आपको अपनी सेवाएं देना चाहता हूं, मतलब कि मैं आपको, आपने मेरी मदद की, अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपको अपनी सेवा देना चाहता हूं। क्रूसो टुक हिम एज हिज सर्वेंट, क्रूसो ने कहा ठीक है तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, एंड टॉट हिम मैनी थिंग्स, और उसको बहुत सारी चीजें सिखा दी, ठीक है। द टू मैन लिव टुगेदर हैप्पीली, और एंड हो गई यहाँ पे हमारा पैसेज। अब देखो पहली दफे था इसलिए मैंने तुम्हें ये पैसेज इतनी देर लंबा चलाया, मैं जब दूसरी बारी तुम्हें करवाऊंगी इसकी प्रैक्टिस तो क्या होगा, फटाफट से पढ़ के और फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है वेयर डिड रॉबिन्सन लिव ऑल अलोन। पहला क्वेश्चन हमेशा पहले पैसेज में पहले लाइन में मिल जाएगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि रॉबिन्सन कहां रहता है, ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट, कहां रहता है, ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट, तो यहां पे इन अ फॉरेस्ट आ गया, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है टू द वाइल्ड मैन कुड नॉट कैच द प्रिजनर बिकॉज, वाइल्ड मैन जो है वो उस कैदी को जो भाग रहा था वो कैदी को क्यों नहीं पकड़ पाए थे, क्योंकि क्रूसो ने गोलियां चला दी थी, ठीक है। तो ही रैन अवे फास्ट, क्योंकि वो तेज भाग गया था, नहीं। ही डिसअपेयर्ड, वो गायब हो गया, डिसअपेयर होना मतलब गायब होना, नहीं वो गायब भी नहीं हुआ था, ये भी गलत हुआ। Those men were frightened to firing the gun, क्योंकि वो किससे डर गए थे, वो गन से डर गए थे, यानी कि जो फायरिंग हुई उससे डर के वो भाग गए। He went to Crusoe, कि वो क्रूसो के पास चला गया था, नहीं हुआ था, क्रूसो के बाद में वो थैंक यू करने के लिए गया था, ओके। नाउ व्हाट वर द वाइल्ड मैन डूइंग, वाइल्ड मैन क्या कर रहे थे, तो पहला पार्ट यहाँ पे आओ देखो, He saw some wild men enjoying a feast and dancing around the fire, आया यही पे तुम्हारा आंसर। तो तुमने क्या देख लिया, they were playing with fire, फायर के साथ नहीं खेल रहे थे, दे वर कुकिंग फूड नहीं, दे वर एंजॉयिंग अ फीस्ट एंड डांसिंग राउंड द फायर, आ गया समझ में, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। मूविंग अहेड, होम डिड क्रूसो एड्रेस इज फ्राइडे, फ्राइडे किसका नाम रखा था उसने, जो अकेला कैदी जो प्रिजनर है वो रह गया था। द वाइल्ड मैन नहीं, बिल्कुल नहीं। द डिपार्टेड मैन नहीं। रॉबिन्सन, तो रॉबिन्सन क्रूसो तो खुद का नाम है, पूरा नाम है, वो करेक्ट क्या हो गया, द लेफ्ट मैन। मैं आज तुम्हें बता रही हूं और नेक्स्ट में तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगी बहुत अच्छे से कि कैसे क्वेश्चन को याद रखना है, कैसे आंसर्स को एलिमिनेट करना है और करेक्ट आंसर की तरफ जाना है ना। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और करेक्ट आंसर को पहचानो। हु बिकेम रॉबिन्सन सर्वेंट, रॉबिन्सन का सर्वेंट कौन बना था, तो पहले ही अभी हमने क्या देखा था कि रॉबिन्सन के पास में कौन आया था, वो वो कैदी, वो जो जेल में बंद था, वो जो प्रिजनर था वो आया और उसने कहा था आई वांट टू सर्व यू, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको सर्वेंट बना सकता हूं। तो कौन था वो, वन ऑफ द वाइल्ड मैन नहीं, क्रूसो, अरे रॉबिन्सन ही तो क्रूसो है, ये क्यों हमें बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। द प्रिजनर, करेक्ट आंसर क्या है, द प्रिजनर, प्रिजनर को उन्होंने अपना सर्वेंट बनाया। यहां हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस, यानी तुमने फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। सेक्शन ए में 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है, ओके। मूविंग अहेड, अभी हमारा कौन सा आ गया, सेक्शन बी। सेक्शन बी मैंने क्या बताया, राइटिंग वाला पार्ट जो होता है। तो आज हम देखेंगे राइटिंग पार्ट, कि राइटिंग पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बेटा, हर बोर्ड में, मैं ये जनरल बोर्ड के हिसाब से ले रही हूं, यानी कि मैं सारे बोर्ड्स को मिक्स कर रही हूं, बट बेसिकली आप देखोगे राइटिंग में आपको ऐसे मिलेगा, लेटर मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, या कुछ पिक्चर्स देख करके आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या पिक्चर देख के आपको बोल देते हैं इस पिक्चर को देखते हुए, इस चित्र को देखते हुए तुम्हें एक कहानी लिखनी है, या एक कुछ भी लिखने वाला काम दे दिया जाता है, राइटिंग सेक्शन दे दे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो 4-5 फिक्स है उन्हें तो करना है, क्योंकि ये सब जगह आते हैं, फिक्स है, हमेशा आते हैं, और अभी ही नहीं, वो तुम्हारे क्लास 10th में भी आएंगे बच्चा। तुम समझ रहे हो कि 9th में ही तुम 10th के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारे अभी ही नहीं, यही काम आएंगे तुम्हारे 10th में भी, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अब हम राइटिंग सेक्शन शुरू कर रहे हैं। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा और लगा कि हाँ मैम पैसेज अगर ऐसा आता है और आपने ऐसे करने को बोला है
है, समझ में आ गया है और हम आप पे विश्वास करते, तो मैं भी विश्वास कर रही हूं कि तुम अभी लाइक और शेयर कर दो। जल्दी से एक बार दोस्तों को बता दो बेटा कि दोस्तों आ जाओ, मिलो और करो पढ़ाई तुम सब, क्योंकि अभी हाई टाइम है और अभी तुमने 9th भी करनी है और 9th के साथ में दिमाग में अप्रोच क्या रखना है 10th का, ताकि तुम्हारे आंसर्स लिखने की अभी से प्रैक्टिस हो जाए। और तुम्हारे आंसर्स अभी जब टीचर देख लेगा, बात सुनना तुम बहुत गौर करके, अभी तुम्हारा टीचर देखेंगे कि अच्छा इसने तो बहुत अलग तरीके से आंसर लिखा है, वाह इसके नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं, अरे ये आंसर शीट कैसी है, इसको तो मैंने बताया नहीं था, इसने इतना अच्छा से प्रेजेंट किया है अपना आंसर, फिर वो तुम पे 10th में भी बहुत ध्यान देंगे, वो तुम्हें अलग से देखेंगे। क्योंकि देखो हमेशा टीचर के फेवरेट आपको पता ही है कौन होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, उन्हीं का नाम लेते रहते हैं, बच्चा तुम उठ के पढ़ो, तुम उठ के आंसर दो, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो तुम भी आज से अगर वो अप्रोच कर लोगे कि कैसे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर फाड़ना है तुम्हें, तो तुम्हें 10th में शुरुआत से मैम तुम्हें इवन पूछेगी भी, अरे यार तुमने ये कहां से सीखा, तुम बोल देना पूजा मैम से पढ़ाई करी थी, बट नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, बट अलग ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, स्कूल में पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा पूरा प्रिपेयर्ड है और ये हमारे स्कूल से क्या करेगा, टॉप करेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अब बस पढ़ना है, दैट्स इट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन कौन सा है अब हमारे पास में, राइटिंग सेक्शन है, तो मैं इसको क्या कहती हूं, सेक्शन बी। सेक्शन बी को कर लेते हैं, ये हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन को समझना, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया है, एवरीथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यू आर गुड़िया और गौरव, तुम गुड़िया या गौरव हो, तो ठीक है तुमने गुड़िया या गौरव कोई भी नाम लेना है, नाम दिया हुआ है, ठीक है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट HSS सिहोनिया मोरेना, अब ये भी तुमको दे दिया, यानी तुम्हारी स्कूल कौन सी है, स्कूल का नाम भी बता दिया, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, लिखना किसको है ये भी बता दिया, बेटा सब कुछ दे दिया है, तुम कौन हो, तुम्हारी स्कूल का नाम क्या है, तुम किसको लिख रहे हो, और उनको रिक्वेस्ट क्या करना है, टू इशू सम बुक्स, क्या करना है रिक्वेस्ट, यानी यहां पे हमें सब्जेक्ट मिल गया कि सब्जेक्ट क्या है कि इशू करो कुछ बुक्स, चाहे वो इंग्लिश की हो सकती है, मैथमेटिक्स की हो सकती है, साइंस की हो सकती है, कहां से, बुक बैंक। अब बुक बैंक की जगह तुम लाइब्रेरी लिख सकते हो, ठीक है, तुम क्या लिख सकते हो, लाइब्रेरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब लेटर का फॉर्मेट पता होगा तो तुम्हारे पास में सब कुछ गिवन है, तुम्हें ये भी पता है किसको लिखना है, कहां लिखना है, क्या लिखना है और क्यों लिखना है, सब कुछ पता है। जब सब कुछ पता है तो बस तुम्हें फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो लो मैं बताती हूं तुम्हें फॉर्मेट, ये तुम्हारा आंसर स्टार्ट होता है, यहां पे क्या है तुम्हारा ये आंसर, ठीक है। पहले लिख दिया प्रिंसिपल, अब मैंने यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, इसकी जगह तुम क्या लिखोगे, ये गवर्नमेंट HSS सिहोनिया मोरेना, क्या क्या लिख दिया तुमने, गवर्नमेंट HSS सिहोनिया मोरेना, ठीक है। फिर आपने यहां पे लिख देना मोरेना, क्या लिख दोगे यहां पे तुमने, चलो लिख दिया मोरेना, ठीक है। ये यहां से रिमूव कर देंगे, इसको इरेज करते हैं, चलिए हो गया यहाँ पे पार्ट तुम्हारा। अब देखो जो जो बताया वैसे वैसे करना है तुमको, बस पहला प्रिंसिपल, टू लगा नहीं मैम, आप टू लगाना भूल गए, नहीं लगता है बेटा, मैम आपने कॉमा वॉमा नहीं लगाया, नहीं लगता है बेटा। अगर वो सारी चीजें नहीं करी हुई है तो ये आपका अपडेटेड पार्ट है, अपडेटेड वर्जन बता रही हूं कि क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं और अब आपको लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखनी होती है। सो टू नहीं आएगा, प्रिंसिपल के बाद कॉमा नहीं आएगा, सीधा सीधा तुमने ये लिख दिया। सब्जेक्ट क्या लिख दिया, एन एप्लीकेशन टू इशू, एन एप्लीकेशन, क्या लिखा तुमने, एन एप्लीकेशन टू इशू बुक फ्रॉम दी लाइब्रेरी। अब तुम क्लास 9th में हो तो तुम ये वाला पार्ट लिख रहे हो, बाकी तुम नहीं लिखो, सीधा लिखोगे इशू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, दैट्स इट। सीधा सीधा लिखोगे इशू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्योंकि एप्लीकेशन आई है तो उन्हें पता है, तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं लिख के क्या लिखोगे, इशू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। अब तुमने लिख दिया रेस्पेक्टेड सर, क्या लिख दिया तुमने यहाँ पे, रेस्पेक्टेड सर लिख दिया। फिर से यहाँ पे कोई भी कॉमा वॉमा नहीं आएगा, नया वर्जन बताया है तो उस हिसाब से याद रखना, रेस्पेक्टेड सर हो गया। अब ये कुछ लाइंस, स्टार्टिंग की लाइंस बाय हार्ट लर्न कर लो, ये तुम्हें हर जगह काम आएगी। तो लिख दिया तुमने, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट यू, यहां तक
एज इट इज लाइन लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, मतलब कि बोलते हैं ना कि फिंगर टिप्स पे तुम लोगों को याद होनी चाहिए, वैसे याद कर लो, दिल से याद कर लो, दिमाग से याद कर लो, कैसे भी याद करना तुम्हें याद करना। ये जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये लाइंस तुम्हें हेल्प करेंगी। बाकी की तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइंस कि कौन कौन सी लाइंस आएगी। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट यू टू इशू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी फॉर माई स्टडीज। आपने लिख दिया क्यों चाहिए बुक्स, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, तो टू इशू द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी फॉर माई स्टडीज। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। मैं तुम्हारे एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका स्कूल है, वहां का एक बहुत ही अच्छा पढ़ा बच्चा हूं, ठीक है। एनरोल्ड इन, यहां पे आपने बता दिया जैसे कि बीएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम के अंदर हो, है ना। अगर आपके बीएससी नहीं लिखना है तो आप क्या लिख दोगे, यहां पे इसको काट के क्लास 10th, क्लास 9th, ठीक है, जो आपको दिया गया। माय कॉलेज की जगह क्या लिख दोगे, माय स्कूल हैज अ वास्ट कलेक्शन। अगर स्कूल करोगे तो स्कूल से क्या पता चल जाएगा कि हाँ आप स्कूल के बारे में बता रहे हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की स्कूल दिया गया है, इसलिए मैं ये सारे चेंजेस कर रही हूँ, है ना। मैंने हायर क्लासेस को उनके लिए बताया था, तो थोड़े से चेंजेस यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ। हैज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स, कि मेरे स्कूल में बहुत सारी बुक्स हैं और उनके पास में, मतलब थोड़ी सी तारीफ करो, उनको पिघलाओ, तो तुमने तारीफ करके बता दिया कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी सी बुक्स है, अब मुझे वो बुक्स चाहिए है मेरे काम के लिए। आई एम इन नीड ऑफ सम बुक्स, आ गया नीड मतलब मुझे जरूरत है कुछ बुक्स की। लाइब्रेरी फॉर माई स्टडी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है। आई एम अनेबल टू परचेज देम एज दे आर टू एक्सपेंसिव, मैं खरीद नहीं सकता हूं इन किताबों को क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी है। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, महंगी होना, तो मैं नहीं खरीद सकता हूं। आपने अपनी भी बता दी हालात कि मेरी हालात क्या है, अभी मेरे पास पैसे नहीं और ये महंगी है तो मैं नहीं खरीद सकता। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू काइंडली इशू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी फॉर मी। यहाँ पे आपका पार्ट शुरू हो गया। आई अश्योर यू दैट आई विल टेक अटमोस्ट केयर ऑफ देम, कि मैं बिल्कुल से आपको ये प्रॉमिस करता हूं, अश्योर करता हूं कि मैं इतना ध्यान से उन किताबों को रखूंगा। बिकॉज किताबें जो होती है ना बेटा, उनको बच्चे बहुत खराब तरीके से रखते हैं। आई डोंट नो क्यों वो बहुत खराब तरीके से रखते हैं, है ना। फाड़ना, पेपरों को मोड़ लेना, ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। सो आई अश्योर दैट आई विल टेक अटमोस्ट केयर ऑफ देम, कि मैं उसका बहुत बहुत ध्यान रखूंगा बुक का। एंड आई शिल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू ग्रांट मी दिस फेवर। ये भी लाइन एज इट इज लर्न कर लो, क्योंकि कोई भी आपको एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, अगर आपने मेरी मदद की तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा। हिंदी में लिखते हैं, वैसे इंग्लिश में लिख देना दैट आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू ग्रांट मी दिस फेवर, ठीक है। देन थैंकिंग यू आपने बता दिया, योर्स फेथफुली लिख दिया, गुड़िया लिख दिया, अपना रोल नंबर लिख दिया, सब कुछ आ गया। कहीं पे कॉमा वगैरह है नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ये स्पेलिंग्स लर्न कर लेनी है तुम्हें। और तुम्हारा यहाँ पे पूरा 4 से 5 नंबर का आ गया। तुम्हें फॉर्मेट ध्यान रखना है, क्या क्या लिखना है वो ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा। तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें खुद बताया है कि तुम्हें बुक्स चाहिए है, कौन कौन सी बुक्स चाहिए है, क्यों चाहिए, वो सब तुम्हें बता देना, ठीक है। यहां पे अब मैंने एक ही बताया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन है यू आर अनुराग या सौम्या रिसाइडिंग इन बिहार कॉलोनी ग्वालियर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ये मैं तुम्हें नीचे वाला तो होमवर्क दे रही हूं। एक बार, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, देखो ये तो फॉर्मल हो गया, ये इनफॉर्मल हो गया, एक बार ट्राई करना अपने आप से करने की कि कैसे तुम ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हारा नाम दिया है, तुम रहते कहां हो वो दिया हुआ है, साथ ही साथ में देखो अनुराग हो या सौम्या हो, तुम कहां रहते हो, बिहार कॉलोनी ग्वालियर में रहते हो। तुम्हें अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है ताकि तुम उसको बुला सको समर वेकेशंस के लिए। तो समर वेकेशंस के लिए बुलाने के लिए तुम्हें बताना पड़ेगा ना ग्वालियर में क्या क्या अच्छा है और तुम ग्वालियर में कब आ सकते हो, है ना, तुम लोग मिलके क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें बतानी है। पैराग्राफ में लिखना, 3 पैराग्राफ में लिखना कि तुम क्यों बुला, फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम बुला रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो, सेकेंड कि तुम आओगे तो हम क्या क्या करेंगे, और थर्डली तुम उसमें एटलास के बता दोगे कि काफी टाइम से नहीं मिले हो तो ये बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा तुम दोनों को मिलने का, तुम लोग अच्छा सा टाइम स्पेंड करोगे साथ में एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला होमवर्क दे रही हूं मैं तुम्हें, तुम ये होमवर्क करना। और अब आता है तुम्हारा लास्ट एक और पार्ट करवा रहे हैं, ये लास्ट पार्ट है तुम्हें बता रही हूं मैं। और ये लास्ट पार्ट में क्या है आज की क्लास में, ऐसे लिखना। अब ऐसे में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए, हो सकता है वंडर ऑफ साइंस पे आ जाए तुम्हारे, हो सकता है तुम्हारे इंटरनेट बेन और बून के लिए आ जाए, माय हॉबी आ जाए, या वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आ जाए, ये सारे आ सकते हैं। मैं तुम्हें एक बताऊंगी, तुम बाकी का प्रैक्टिस करोगे, अपने आप से करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बच्चे हमेशा पूछते हैं मैम कौन से इंपॉर्टेंट एसेज है आ सकते हैं, ये सारे बता दिए हैं मैंने, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। एक और
इंटरनेट का जो है इसकी जगह तुम्हारा टेलीफोन का भी आ सकता है, यानी कि मोबाइल फोन का आ सकता है बेसिकली, सॉरी, तो मोबाइल फोन के लिए आपको याद रख लेना, ठीक है। वंडर्स ऑफ साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे दिमाग में क्या रहता है, एक कंसेप्ट रहता है तुम्हारे दिमाग में, वो कंसेप्ट बहुत गलत है जिसे हटा देना चाहिए। तुम्हें लगता है ऐसे आ रहा है तो 5 नंबर का है तो 3 पेज भर देंगे, बेटा पेज नहीं भरने हैं। तुम्हें कितनी वर्ड लिमिट दी है, 180 वर्ड्स। 180 वर्ड्स है तो तुम्हें बस उतना ही लिखना है। इंग्लिश के टीचर को पेजेस भरने से नहीं मतलब है, तुमने कितने अच्छे से लिखा है, क्या पूछा गया वो लिखा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। पेजेस भरना नहीं चलेगा बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूं, है ना। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का देखा तो 5 पेज भर दिए, तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, दूसरे क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाओगे, जो तुम्हें आता होगा वो नहीं लिख पाओगे और तुम सोचोगे अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। ये सिर्फ 5 नंबर का है, 5 नंबर के होने के साथ में तुम्हें वर्ड लिमिट दी गई है, समय सीमा के साथ में शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखो सबसे पहले शुरू कैसे करोगे तुम लोग, सबसे पहले शुरू करोगे कुछ अच्छी अच्छी लाइन से। अच्छी अच्छी लाइंस हमेशा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की जो लाइंस है वो कड़क भड़क होनी चाहिए। तो स्टार्ट कैसे करोगे, साइंस जो है एक ब्लेसिंग है, डेफिनेटली हमारे लिए एक ब्लेसिंग है ऑफ द टू द मैनकाइंड। इट मेक्स मेन्स एग्जिस्टेंस कंफर्टेबल, क्योंकि हमारा अस्तित्व में होना यहाँ पे हम आसान हो चुका है, क्योंकि सारी चीजें अब क्या हो गई, साइंस ने इजी कर दी है, ठीक है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हैज एम्पावर्ड मैन। साइंटिफिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी हमें ज्ञान मिल रहा है, इससे हमें बहुत तेज आ रहा है, हम एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ नया हो चुका है। इन फार्मिंग की बात करें, फार्मिंग में कहो यानी कि खेती बाड़ी में कहो, कम्युनिकेशन मतलब कि जो हम बातचीत संवाद करते हैं उसमें, मेडिकल साइंस में बात करो, एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में साइंस ने अपना एक परचम लहराया हुआ है। जैसे तुम लहराओगे अब परचम, 9th में टॉपर बनोगे, 10th में टॉपर बनोगे, तो ये तुम्हारा परचम हो गया। हैज गॉट अबंडेंट डेवलपमेंट्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, है ना। इससे हमें साइंस की सूझबूझ भी हुई और हमने भी समझा साइंस क्या है। आगे आओ, नेक्स्ट क्या है, सो वेयर कैन वी फाइंड साइंस इन अ डेली लाइफ। अब तुमने क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले डेली लाइफ में, है ना। अब ऐसे थोड़ी है कि तुम शुरुआत में बता दोगे तुम्हें वंडर ऑफ साइंस बताना है तो तुमने साइंस के वंडर बता दिया कि टेलीफोन बनाया, उसके बाद में मोबाइल फोन बनाया, अभी इंटरनेट हो गया साइंस में, टेक्नोलॉजी के बाद में। सबसे पहले तुम्हें अच्छे से परोसना है, हमेशा अच्छी अच्छी लाइंस देनी है। लिखोगे तुम ये सारी चीजें, लेकिन तुम्हें सीरीज पता होनी चाहिए, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा। तो ठीक है, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया कि डेली लाइफ से शुरू करते हैं, डेली लाइफ में क्या साइंस का इंपॉर्टेंस है। यू डोंट नीड टू फाइंड इट, इट इज ऑलवेज देयर अराउंड यू। तुम्हें इसका आंसर देखने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास में हमेशा हम किससे घिरे हुए हैं, साइंस से घिरे हुए। तो देखो सबसे पहले आपने क्या पॉइंट बनाया, पॉइंटर का ध्यान रखो, पॉइंटर का ध्यान रखना, पॉइंटर्स में आंसर लिखोगे। ये तुम पैराग्राफ को लंबा चौड़ा 10-15 लाइन तक लिखते रहते हो और पैराग्राफ चेंज नहीं करते, तो तुम्हें लगता है कि टीचर अंदर का पढ़ेगा नहीं, है ना। वो पढ़ेगा नहीं तो नंबर भी नहीं देगा। तुम पॉइंटर्स में हाईलाइट करो कि तुम्हें क्या क्या पता है और उन पॉइंटर्स में लिखोगे, तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिलने वाले। जैसे देखो पहले कुकिंग की बात कर ली, अब कुकिंग से रिलेटेड सब कुछ अंदर लिख देना तुम। फिर तुम बात करोगे फूड की, खाने से रिलेटेड अंदर कुछ पॉइंट्स लिख देना। फिर आ गया व्हीकल्स में कैसे साइंस का यूज होने लग गया है। अभी जैसे कि हम लोग बात करते हैं ई व्हीकल्स बनने लगा, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल मशीन जो होती है ईवीएम, ये सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आता है हाउस होल्ड अप्लायंसेस, यानी सबसे पहले डेली लाइफ में आपने बता दिया कुकिंग, फूड और व्हीकल के बारे में। अब आप बताओगे हाउस होल्ड अप्लायंसेस मतलब हमारे आसपास में जो उपकरण है। अप्लायंस मतलब क्या होता है, उपकरण। हमारे आसपास में जो भी उपकरण है हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे घर में किचन की बात करो तो वहां पे मिक्सर जूसर मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, बाहर है तो एसी मिलेगा, हर चीज है आपके सामने है, कंप्यूटर मिलेगा, इन्वर्टर मिलेगा। तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता देना है ना। इन्वर्टर के बारे में बता देना है आपको, ये सारी चीजें हो गई। रेफ्रिजरेटर के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, पॉइंटर्स ध्यान में रखना है कि मैं रेफ्रिजरेटर का लिखूंगा, रेफ्रिजरेटर का पूरा पॉइंट्स अंदर बता दिया। फिर आपने यहाँ पे जैसे कि बताया इन्वर्टर कैसे काम करता है, अगर आपको पता है, फिजिक्स उसकी थोड़ी सी पता है, फंक्शनिंग पता है, तो थोड़ा सा उसके अंदर वो बता दिया। ये ऐसा होता है पॉइंटर्स बनाना कि पहले 2-3 वर्ड्स में ही टीचर को पता चल जाए कि बच्चा क्या लिखने वाला है। घपला मत कर देना उधर, ओके, गड़बड़ मत करना कि शुरुआत कर रहे हो और एंड पूरा पेज तक तुमने सिर्फ एक ही पैराग्राफ चलाया, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं किया, पॉइंटर्स नहीं लगाया, हाईलाइट नहीं किया, अंडरलाइन नहीं किया, मतलब नहीं रहेगा बेटा, इतनी मेहनत का मतलब नहीं रहेगा। अब देखो ये आता है एक और, अब ये फिर से तुम्हें मैं होमवर्क दे रही हूं। क्या है इसके आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली बताऊंगी, मैं नेक्स्ट सेशन जब लूंगी इनके आंसर्स बताऊंगी, बट ये होमवर्क है तुम्हारा।
तुम्हारा कि तुम्हारे सामने ऐसे पिक्चर्स भी आ जाती हैं, उन पिक्चर्स को देख के तुम्हें आंसर देना होता है। जैसे क्या लिखा है, हाउ कैन वी कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, हम अपने आप को कैसे फिट और हेल्दी रख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ समय सीमा के साथ में शब्द सीमा भी ध्यान रखो, सिर्फ 75 वर्ड्स में बताना है। 75 वर्ड्स को लेकर के चले, अगर एक लाइन में तुम लोग 7 शब्द लिखते हो तो तुम्हें कितनी, 10 लाइन, 12 लाइन, बस इससे ज्यादा लाइंस नहीं लिखनी है। याद रखो 10 से 12 लाइंस के अंदर ही आंसर लिखना है। ओके, अब देखो क्या है, पहले ईट हेल्दी के बारे में कि तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, फिर पॉइंटर दे दिया रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज में योगा कर लिया आपने, एक्सरसाइज करो, घर पे कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, काइंड ऑफ हो गया। फिर आता है डोंट स्मोक और यूज टबाको, जो अल्कोहल लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, स्मोक करते हैं, उन सबको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, आप पे ही नहीं, जो आपके आसपास के लोग हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है रेगुलर चेकअप्स के बारे में कि अगर आपको हेल्दी और फिट लाइफ रहना है तो आपको रेगुलर चेकअप्स भी करा देना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिम्टम्स नहीं बताती है लेकिन वो इंटरनली चल रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तो ये आंसर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन कम से कम आई फील कि आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में पॉइंटर्स में तो जरूर से बता सकते हो। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट पार्ट कि मैं आपके पॉइंटर्स में आंसर्स देखूं। मेरे पास आंसर है बट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई वांट यू, मैं हमेशा चाहती हूं कि मेरा बच्चा ना अपने आप खड़ा हो, उसे मेरी जैसे बैसाखी की जरूरत नहीं हो। मैं एक बार बता दूंगी, दूसरी बार तुम ट्राई करो, कोई बात नहीं, तीसरी बार मैं जब बता रही हूं तब तुम अपना चेक कर लेना। और इसीलिए तुम नेक्स्ट सेशन में आना कि आपका आंसर कितना करेक्ट है नहीं है, और यहां कमेंट सेक्शन में भी बताना, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी और नाम लूंगी कि किन किन बच्चों ने यहां पे कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था और कितना अच्छा ट्राई किया है, क्या करने की जरूरत है और कितना सही किया है। ये सब चीजें बताऊंगी इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। आई होप कि ये जो सेशन है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा, दिल के करीब रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि पहली बार प्रैक्टिस सेट करवाया है किसी ने, और मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम्स तक करवाती रहूंगी। बस आपको मेरा साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। ओके, लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर से बताइएगा इस सेशन के बारे में, एंड डेफिनेटली हैव अ हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय, थैंक यू।